हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आज की शाम पारो स्टोरीज की कहानियों में एक थ्रिलर स्टोरी को सम्मिलित किया है। क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर आज की कहानी एक जासूसी एजेंट के बारे में है, जिसने अपनी सूझबूझ से एक उलझे हुए केस को आसानी से हल कर दिया। इस कहानी को महाराष्ट्र में रहने वाली श्रुति नाम की एक लड़की ने मेरे इंस्टाग्राम पर भेजा है। चलो दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार इस जासूस ने इस कातिल को पकड़ा। सुबह सुबह कानपुर के अखबारों में लखा सेठ की हत्या की खबर बहुत प्रमुखता से छपी थी। लखा सेठ कानपुर के बहुत ही इज्जतदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हर जगह लोग इसी खबर को पढ़ रहे थे और चर्चा कर रहे थे। एजेंट प्रशांत भी अपने घर में इस खबर को ध्यान से पढ़ रहा था, तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठती है। प्रशांत बोला, यह तो कमिश्नर राकेश का कॉल है। अब उसे कोई जरूरी बात होगी, अन्यथा इतनी सुबह तो वह कभी कॉल नहीं करते। नमस्ते कमिश्नर अंकल, कैसे हैं? कहिए, इतनी सुबह कैसे याद किया मुझे? कमिश्नर बोले, प्रशांत, तुमने तो लखा सेठ की हत्या वाली खबर जरूर पढ़ी होगी। मुझे तुमसे इस केस के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। इतना सुनते ही प्रशांत पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। प्रशांत एक शौकिया जासूस था। कम उम्र होने के बाद भी उसने अपनी बुद्धि और चतुराई से कई मुश्किल केस सुलझाकर पुलिस की बहुत मदद की थी। कमिश्नर राकेश उसकी इस प्रतिभा से बहुत खुश रहते थे और अक्सर मुश्किल केस में उसकी मदद लेते रहते थे। थोड़ी ही देर में प्रशांत पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर राकेश के सामने बैठा था। कमिश्नर ने कहा, प्रशांत, कल रात को लखा सेठ का उनकी हवेली में रहस्यमय तरीके से खून हो गया। अभी तक खूनी पकड़ा नहीं गया है। हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस पर खूनी को पकड़ने और केस हल करने का बहुत दबाव है। इंस्पेक्टर प्रतीक इस केस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी पुलिस के साथ इस केस पर काम करो। प्रशांत बोला, जरूर अंकल, आप चिंता ना करें, हम बहुत जल्दी खूनी को पकड़ लेंगे। इतना कहकर प्रशांत लखा सेठ की हवेली की तरफ निकल पड़ता है। लखा सेठ की आलीशान हवेली पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ जमा है। कुछ पुलिस वाले भी तहकीकात कर रहे थे। बिना समय गवाए प्रशांत सीधा इंस्पेक्टर प्रतीक के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर प्रतीक एक दिलावर नाम के व्यक्ति से पूछताछ कर रहे थे। दिलावर बोला, माफ कीजिएगा साहब, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर प्रतीक बोले, ठीक है, अभी तो तुम जाओ, ध्यान रहे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। इंस्पेक्टर प्रतीक ने प्रशांत को देखते हुए कहा, अरे प्रशांत, तुम आ गए। थोड़ी देर पहले ही राकेश साहब ने मुझे फोन करके तुम्हारे बारे में बताया। इंस्पेक्टर प्रतीक ने प्रशांत को केस के बारे में बताना शुरू किया। इंस्पेक्टर प्रतीक बोले, लखा सेठ एक सफल व्यापारी थे। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। पुराने विचारों के होने के साथ वह थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे और थोड़ा मुंह फट भी थे। क्रोध में अक्सर लोगों को चुभने वाली बातें बोल दिया करते थे। लखा सेठ के परिवार में उनके 3 लड़के हैं, अजय, विजय और संजय। तीनों अविवाहित हैं और इसी घर में रहते हैं। उनकी पत्नी का निधन छोटे बेटे विजय के जन्म के समय हो गया था। इनके अलावा बिल्लू नाम का एक विश्वासपात्र नौकर भी रहता है। बिल्लू इनके साथ कई सालों से है और उस पर कोई शक नहीं है। सबसे छोटे बेटे का नाम विजय है। बेचारा शरीर से लाचार है। उसका एक पांव खराब है, इसलिए बैसाखी का प्रयोग करता है। बहुत ही सीधा और नेक आदमी है। कोई काम नहीं करता और सारे समय घर में ही रहता है, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक है। उसे कई विषयों पर अच्छा ज्ञान है। दूसरा बेटा अजय है। वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और काफी तेज दिमाग का व्यक्ति है। स्वभाव से समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति है। सुनने में आया है कि लखा सेठ ने अजय को ही अपना वारिस बनाया है, लेकिन अभी तक कोई भी वसीयतनामा नहीं मिला है। सबसे बड़ा बेटा संजय है। संजय एक नंबर का नालायक और आवारा व्यक्ति है। हर दिन लखा सेठ से उसकी लड़ाई होती रहती थी। वह कपड़ों का व्यापारी है। उसे व्यापार में भारी घाटा हुआ है और उस पर काफी कर्ज भी है, इसलिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसे शराब पीने की बुरी आदत भी है। कल रात से ही वह गायब है। यह बहुत ही सीधा केस है।
प्रशांत, संजय ने ही हत्या की है और रात को हत्या करके फरार हो गया है। शायद पैसे ना मिलने और अजय को वारिस बनाए जाने से नाराज होकर उसने लखा सेठ की हत्या कर दी है। हमने उसके नाम का वारंट निकलवा दिया है, बचकर कहाँ जाएगा? प्रशांत बोला। इंस्पेक्टर साहब, यह केस मुझे काफी हद तक समझ में आ चुका है, लेकिन मैं जांच शुरू करने से पहले एक बार लखा सेठ की लाश को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर प्रतीक उसे लेकर उस कमरे में गए जहां लखा सेठ की हत्या हुई थी। प्रशांत ने पूछा, इनकी हत्या कैसे हुई है और इनके गले पर निशान कैसे हैं? प्रशांत ने यह भी गौर किया कि लाश की नाक और आसपास की त्वचा के पास कुछ काले काले धब्बे जैसे दिख रहे थे। इंस्पेक्टर प्रतीक बोले, इनकी हत्या गले के पिछले हिस्से में एक खास नाजुक जगह पर 4 बार सुई चुभाकर की गई है। यह ऐसा नाजुक हिस्सा है जिस पर थोड़ी सी भी चोट लगे तो इंसान की जान भी जा सकती है। प्रशांत ने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि जिस किसी व्यक्ति ने भी हत्या की है उसको इस नाजुक जगह के बारे में पता होगा? मानव शरीर के बारे में ऐसी जानकारी किसी डॉक्टर इत्यादि को ही होती है, किसी आम आदमी को शायद ही ऐसी जानकारी होती है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी आज्ञा हो तो मैं सेठ जी के बेटों से मिल लेता हूँ। इंस्पेक्टर प्रतीक बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मिलना कुछ नहीं है, असली हत्यारा तो फरार है, ये तो सीधे लोग हैं। सबसे पहले प्रशांत विजय के कमरे में गया। वहाँ विजय बहुत बुरी तरह रो रहा था। प्रशांत को देखते ही वह बोला, हाय, मैं तो अनाथ हो गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मुझ लंगड़े को कौन सहारा देगा? प्रशांत ने कहा, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। क्या आपको किसी पर शक है? क्या आपको अपने पिता की किसी वसीयत के बारे में कोई जानकारी है? विजय बोला, नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है और ना ही मुझे किसी वसीयत के बारे में कोई जानकारी है। मुझे नहीं लगता कि पिताजी ने कोई वसीयत बनाई थी। जो भी खूनी हो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रशांत ने देखा कि विजय के कमरे में बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई थी। उसकी मेज पर भी कई सारे पेन रखे हुए थे। विजय से मिलने के बाद प्रशांत अजय के कमरे में गया। अजय अपने कमरे में बहुत ही उदास बैठा था। प्रशांत को देखते ही अजय बोला, इंस्पेक्टर प्रतीक ने आपके बारे में बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जल्द ही खूनी को खोज लेंगे। प्रशांत ने कहा, जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब सही सही देंगे। यह कहते हुए प्रशांत एक मोटी पुस्तक अजय के टेबल से उठाकर देखने लगा। अचानक उसकी नजर किताब के पन्नों पर कुछ अंडरलाइन किए हुए वाक्य पर गई। उन वाक्यों को पढ़कर वह चौंक गया। वाक्य बिल्कुल उसी नाजुक स्थान के बारे में थे जिस पर प्रहार करके लखा सेठ को मारा गया था। लेकिन प्रशांत ने अजय से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। प्रशांत बोला, क्या आपके पिताजी की किसी से दुश्मनी थी? ऐसा तो नहीं है कि संजय ने ही आपके पिताजी का खून किया हो? अजय ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संजय भाई कितने भी बुरे हो लेकिन वह ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पिताजी तो बहुत ही सज्जन थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। प्रशांत बोला, ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन अभी भी आप हमारे शक के दायरे में हैं। हम आपसे सहयोग की पूरी आशा करते हैं। इतना कहने के बाद प्रशांत इंस्पेक्टर प्रतीक से मिला। प्रशांत बोला, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं घर के लिए निकलता हूँ। मुझे कुछ सुराग मिले हैं लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त होकर ही आपको बताऊंगा। इसी बीच अगर आपको संजय के बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर खबर कीजिएगा। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर में प्रशांत संजय से पूछताछ कर रहा था। पिछली रात को ही संजय पकड़ा गया था। पकड़े जाने के वक्त वह पूरी तरह नशे में चूर था। संजय बोला, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। भले ही मैंने उस दिन दोपहर में पिताजी से लड़ाई की थी लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि उन्होंने सारी संपत्ति अजय के नाम कर दी है तो मुझे क्रोध आ गया। ऐसी स्थिति में किसी को भी क्रोध आ जाएगा। खैर, मैं उनसे लड़ाई के बाद अपना दुख कम करने के लिए अपने दोस्त के घर चला गया था। मैंने पूरी रात शराब पी थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं।
जब नींद खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। प्रशांत ने पूछा, अच्छा तो यह बात है। वैसे आपके घर में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कौन करता है? संजय ने बताया, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग तो। संजय का जवाब सुनकर प्रशांत चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह तुरंत ही लखा सेठ की हवेली के लिए निकल पड़ा। लखा सेठ की हवेली पर पहुंचकर प्रशांत घर के नौकर बिल्लू से मिला और उससे कुछ सवाल जवाब किया। बिल्लू से कुछ सुराग लेकर प्रशांत विजय के कमरे में पहुंचा और बोला, माफ कीजिएगा, आपके पास क्या कोई कलम है? जैसे ही प्रशांत ने विजय से मिली कलम चलाकर देखी, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। प्रशांत बोला, हम आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। विजय आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या? यह क्या बकवास है? थोड़ी ही देर में विजय के कमरे से हत्या में प्रयुक्त सिरिंज और क्लोरोफॉर्म की बोतल बरामद हो चुकी थी। उसके कमरे से लखा सेठ की वसीयत भी मिल चुकी थी। वसीयत अजय के नाम थी। लखा सेठ का खूनी पकड़ा गया था। प्रशांत बोला, विजय, तुमने प्लानिंग तो अच्छी की थी, लेकिन हर प्लान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? विजय रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही अपने पिता की हत्या की है। मैंने हत्या की प्लानिंग 1 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी। मैं अपनी शारीरिक अपंगता के बारे में पिताजी के तानों से तंग आ चुका था। पिताजी मुझे मनहूस कहते थे और मुझे ही माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे। उस दिन तो हद हो गई जब मुझे पता चला कि पिताजी ने सारी वसीयत अजय के नाम कर दी है। उस दिन ही मैंने ठान लिया था कि मुझे पिताजी को रास्ते से हटाना होगा और वसीयत भी नष्ट करनी होगी, वरना मुझे संपत्ति का एक ढेला भी नहीं मिलेगा और मैं गरीबी में ही मर जाऊंगा। इसलिए मैं उन्हें मारने की आसान विधि ढूंढने लगा, जो मुझे अजय की डॉक्टरी की किताब में मिल गई। मुझ पर शक न हो, इसलिए मैंने किताब के उस हिस्से में अंडरलाइन करके छोड़ दिया ताकि शक अजय पर जाए। मैंने सिरिंज और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग इसलिए किया ताकि पूरा शक अजय पर जाए। वैसे भी मैं हत्या की कोई आसान तरकीब ढूंढ रहा था जिससे मेरी शारीरिक कमजोरी रुकावट ना बने। जिस दिन संजय ने पिताजी से लड़ाई की, उसी रात को मुझे सही मौका लगा ताकि लोग संजय पर भी शक करें। उस रात को जब पिताजी सो रहे थे, तब मैंने उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद उन्हें गर्दन के पीछे नाजुक जगह पर सुई चुभाकर मार डाला। मैं डॉक्टर तो था नहीं, इसलिए मुझे बार बार सुई चुभानी पड़ी। लेकिन आपको मुझ पर ही शक क्यों हुआ? प्रशांत मुस्कुराते हुए बोला, जब मैंने लखा सेठ के नाक पर काले धब्बे देखे तो मुझे कुछ असामान्य लगा। मैंने रात को इस पर पता किया तो मुझे पता चला कि ऐसा क्लोरोफॉर्म के कारण होता है। फिर मैंने अजय के कमरे में किताब पर अंडरलाइन की हुई लाइंस भी देखी। शक की सुई अजय की तरफ जा रही थी, लेकिन जब संजय ने यह बताया कि तुम भी कभी भी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हो जब तुम्हें नींद नहीं आती, तुम अजय की मेडिकल की किताबें भी बहुत शौक से पढ़ते हो, और फिर बिल्लू ने मुझे तुम्हारे लिए लखा सेठ के ताने और व्यवहार के बारे में बताया। अजय अगर हत्या करता तो गले पर एक ही निशान होता, क्योंकि वह डॉक्टर है। आखिर में मुझे लाल रंग की कलम तुम्हारे कमरे में मिली, जो बिल्कुल उसी रंग से मिलती थी जिससे अजय के किताबों में अंडरलाइन की गई थी। अजय ऐसे सबूत कभी नहीं छोड़ता, और रही सही कसर तुम्हारे कमरे में मिली वसीयत ने पूरा कर दिया। इस प्रकार प्रशांत ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से एक और मुश्किल केस सुलझा दिया था। सब जगह प्रशांत की प्रशंसा हो रही थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।